हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अपलोड कर दिए हैं लेक्चर। अब ये जो है पार्ट 6 है, जिसमें हम वन लाइनर पढ़ेंगे और अंत में इसके एक दो पैसेज और पढ़ेंगे जो आपकी पिछली क्लास में जो रह गए थे। ठीक है, तो उस पर हम पढ़ने की कोशिश आज करेंगे। तो वेलकम टू ओपन एजुकेशन। शुरू करते हैं आज की क्लास एक अंकीय प्रश्न के साथ। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं इसको वन लाइनर की फॉर्म में लाया हूं एक अंकीय प्रश्न की, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देख के आपको अगर आंसर आता है तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन तो आपको मिलेंगे भी और एग्जाम में, फिर तो आप आसान कर लेंगे तरीके से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मैं रीड करता हूं, आप ध्यान देना। जो हाईलाइट कर रखे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, और जो ब्लैक ब्लैक है वो क्वेश्चन है, जो ब्लू में लिखा है वो उत्तर है। ध्यान देना इस पर एक एक करके। मैं रीड कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, दासियों के बारे में किस यात्री ने बताया? तो दासियों के बारे में इब्न बतूता ने बताया। जो क्वेश्चन है आपको अब आसानी होगी इसके आंसर करने की। ठीक है, क्योंकि पिछले जो मैंने पार्ट अपलोड किए हैं उसमें मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं सारे। ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हर चैप्टर से एमसीक्यू के तौर पर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, सती बालिका का मार्मिक विवरण किसके यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है? सती बालिका की बात करिए बर्नियर के वृत्तांत में। ये पैसेज रह गया था, इसको हम आखिरी में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के। तो बताता है सती बालिका वगैरह के बारे में बात करता है कि लड़की को जलाया जा रहा है वगैरह, उसके बारे में बात करता है बर्नियर। तीसरा, किस यात्री ने राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली के बारे में बताया? राजकीय कारखानों के बारे में कौन बताता है? ये भी बर्नियर बताता है हमें। तो ये भी पैसेज जो है ये भी मैं आपको आखिर में करवाऊंगा। ठीक है, 2 पैसेज है ना, तो ये वाले दोनों आएंगे अभी आखिर में। अगला, किसके वृत्तांत में कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण किया है? ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जिसमें बात की जा रही है किसने कृषि के बारे में बताया, किसने शिल्प उत्पादन के बारे में बताया। तो ये बर्नियर के वृत्तांतों में हमें देखने को मिलता है। जब भी ऐसे शब्द आए, भारतीय किसान, कृषि, शिल्प उत्पादन, तो आपका जो आंसर होगा राजकीय कारखाने। तो ये बर्नियर बात करता है इन सबकी। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेटमेंट है दरअसल। मैं रीड कर देता हूं, यहां पे थोड़ा गलत हो गया, उसको थोड़ा माइंड करना। ठीक है, यहां पर देखते हैं थोड़ा। कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। ये किसने कथन कहा है? ये कहा है पेलसट ने। तो याद रखना 17वीं शताब्दी में जो आया था, डच यात्री था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास में, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेलसट किस देश का यात्री था और कब भारत आए? लो, क्वेश्चन भी बना दिया मैंने इस पे। पेलसट जो था डच यात्री था, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा जो कि 17वीं शताब्दी में आया, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, भारत को एक विचित्र देश किस यात्री ने कहा? जो विचित्र देश है वो अब्दुल रज्जाक ने कहा। ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस से आया था ये। 8वां प्रश्न, डाक व्यवस्था का वर्णन किस यात्री ने किया? ये तो आपको पता ही है, इब्न बतूता ने किया था। और जो डाक व्यवस्था थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चल रही थी। 9वां प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले पैसेज में। 10वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, डाक व्यवस्था पे बात हो रही है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में भी, ध्यान रखना आप। अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जो अश्व वाली डाक व्यवस्था थी उसको उलूक कहा जाता था। ठीक है, 11वां प्रश्न है, पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको कहा जाता था दावा। पैदल भी थी डाक व्यवस्था और जो अश्व से चलती थी वो भी थी। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे क्या कहते हैं? उसे ताराबाद कहते हैं, ताराबाद। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था, दौलताबाद में बाजार जो था एक, ये भी पढ़ाया था। ठीक है, दिल्ली और दौलताबाद की बात किस यात्री ने की? दिल्ली और दौलताबाद की बात करने वाला था इब्न बतूता ने करी। 14वां प्रश्न, भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की फारस से तुलना किस यात्री ने करी थी? यह पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो अल-बिरूनी ने भारत में देखा उसकी तुलना उसने फारस से करी थी। ठीक है, फारस में भी 4 वर्ग थे वो बताता था। संस्कृत भाषा को सीखने में कठिनाई का सामना किस यात्री को करना पड़ा? तो अल-बिरूनी को करना पड़ा। अल-बिरूनी बताता है कि संस्कृत भाषा और अरबी भाषा में कितना फर्क है और बताता है कि संस्कृत भाषा को सीखने में उसे बहुत ज्यादा चुनौती आई। 16वां प्रश्न, मुगल सेना के साथ यात्रा किस यात्री ने की थी? बर्नियर ने की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बर्नियर जो था जब भारत आया था तो मुगल काल चल रहा था, तो मुगल सेना के साथ बर्नियर भी यात्रा करने जाता था। कश्मीर की यात्रा करी थी इसने। 17वां, किसने भूमि राजस्व का परिश्रमिक बताया? ठीक है, तो भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक बताया अबुल फजल ने। अबुल फजल का मानना था कि सारी भूमि का एकमात्र स्वामी राजा नहीं हुआ करता था। ठीक है, यह बात जो बर्नियर ने की थी ये बात सही नहीं है। और राजत्व का परिश्रमिक उसने बताया। ठीक है, तो जो राजा था वो परिश्रमिक भी सही दिया करता था। ठीक है, किसानों वगैरह को। ये नहीं कि जो बर्नियर बोलता है कि जो मुगल कालीन राजा हैं वो क्या करते हैं, किसानों का शोषण वगैरह बहुत कर लेते हैं। तो यहां पर अबुल फजल उससे सहमत नहीं था।
18वां, किसने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत की दिया? प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया था फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। ये थोड़ा सा अलग है तो आपकी किताब से थोड़ा मतलब है किताब में, मगर फिर भी ध्यान रखना। प्राच्य निरंकुशवाद का मतलब है कि यहाँ के जो राजा है वो निरंकुश हैं। तो ये किसने दिया था? ये बोला था फ्रांसीसी दार्शनिक था मोंटेस्क्यू। ठीक है, दार्शनिक कह लो, विचारक कह लो, मोंटेस्क्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना। 19वां, एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि एशिया में उत्पादन वगैरह कैसे होता है, कौन भूमि का स्वामी है, कौन भूमि का स्वामी नहीं है, तो ये भी कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स ने बताया। तो एग्जाम में आ सकता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये सब आपको आगे पढ़ने में मिलेगा, बस हल्का सा याद रखना कि एशियन उत्पादन शैली का वर्णन करता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखना एशिया में उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 17वां, भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक बताया है अबुल फजल ने। 18वां, किसने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया? प्राच्य मतलब कि जो पूर्व के जो राजा हैं, जो यहाँ के राजा, भारत वगैरह के जो सब कॉन्टिनेंट के जो राजा हैं, ये निरंकुशवाद हैं, निरंकुशवाद का प्रतीक है, यानी कि निरंकुश हैं, ये अपनी अपनी चलाते हैं, तानाशाही चलाते हैं। तो फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने कहा। और एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न, इब्न बतूता जब दिल्ली आया तो उस समय सुल्तान कौन था दिल्ली का? बहुत बार बताया मैंने आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी था। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगला वो देखते हैं, ये क्या लगा रखा है मैंने यहाँ पे, हाँ मैप वगैरह है, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, आप देख लेना थोड़ा। ठीक है, क्या है इसमें? इसमें बताया जा रहा है मानचित्र एक, पहले से पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान है। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। तो ये बता रहा है इब्न बतूता कैसे वगैरह आया, जो हाईलाइट वगैरह उन्हें देख सकते हैं आप। ठीक है, कंधार हो गया, कंधार पे देखो मैं जूम कर रहा हूँ, कंधार हो गया, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गजनी हो गया, ये भी अफगानिस्तान में, काबुल भी अफगानिस्तान में। ठीक है, ये यहाँ पर विजिट किया है इसने, किसने? इब्न बतूता ने। ठीक है, आया था यहाँ पर। फिर उसके बाद सिंध आया, ये सिंधु के पास। ठीक है, फिर मुल्तान आया। ठीक है, और मुल्तान के रास्ते सीधा फिर ये दिल्ली आया, जो एंड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिल्ली। तो ये बताया जा रहा है कैसे इब्न बतूता आया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये मैप है और कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक हल्का जिक्र किया हुआ है, तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और अंत में जब काल रेखा देखेंगे आप, तो इसे भी देख लेते काल रेखा को। काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़े, जो यात्री आए भारत में, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा वगैरह, जो यहाँ के वृतांत छोड़ के गए, वो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले 10वीं से 11वीं शताब्दियों में जो आया, ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 973 ये जन्म वर्ष है, 1048 में ये मर गया। कौन था ये? मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। इतना लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है भाई, तो इतना याद रखना बस, अल बरूनी इसका नाम था, उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके चैप्टर में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, नंबर 1 यात्री इसी को दिखाया गया था। फिर 13वीं शताब्दी में आया 1254 से 1333, 1254 में जन्म, 1333 में मर गया। तो 13वीं शताब्दी में कौन आया? मार्को पोलो आया। याद रखना, हल्का हल्का 1 नंबर में अगर आ जाए तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे एमसीक्यू का। मार्को पोलो आया इटली से, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये भी पूछ लेता कि किस जगह से आए बंदे ये लोग। मार्को पोलो कब आया? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, आपसे डेट तो कभी पूछेगा नहीं एग्जैक्ट, 1254 बताइए, 1333 23 बताइए। शताब्दी वगैरह पूछ सकता है, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, तो याद रखना। ठीक है, 14वीं शताब्दी में आया था इब्न बतूता, जिसका टाइम है 1304 से 77 तक, और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, तो बताइए आपको, इस चैप्टर का ये नायक है, कह सकते हैं, दूसरा यात्री है। 15वीं शताब्दी में 1413 से 82 के बीच में आया था अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्न इस्तेहाक अल समरकंदी। नाम बताते बताते ही कह रहा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, रज्जाक नाम याद रखना इसका। ठीक है, रज्जाक या समरकंदी के नाम से याद रखना। तो ये समरकंद से आया था, समरकंदी समरकंद से। ठीक है, फिर भारत में बिताए वर्ष 1466 से 72 में कौन आया था? अफानीसी निकेतन। 15वीं शताब्दी में आया था, रूस से आया था। निकेतन आया था रूस से 15वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आने वाले लोग थे ये। दुअर्ते बरबोसा आया था। ठीक है, ये पुर्तगाल से आया था 1518 में। 1562 में सैयद अली रईस तुर्की से आया था। ठीक है, जो ये मैं बता रहा हूं ना, बरबोसा अरबोसा, इनका कम से कम वर्ष याद मत रखना आप, इनका आप देश याद रखना। बरबोसा आया था पुर्तगाल से, 16वीं शताब्दी में आए थे ये लोग। रईस आए थे तुर्की से। ठीक है, और अंतोनियो सेरेते आए थे स्पेन से। तो ये याद रख लेना हल्का हल्का। ठीक है, 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए जिससे ज्यादा थोड़ा सा प्रयास और करना है तो कर सकता है, यहाँ पर 1 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में आने वाला था महमूद बली बल्कि, ये तो पढ़ाया भी था मैंने पैसेज में।
बल्क से आया था, ये बल्क एक जगह थी। 1600 में आया था पीटर मुंडी इंग्लैंड से, नाम भी देखो कैसे कैसे, मुंडी इंग्लैंड से आया था। फिर उसके बाद 1605 से 89 में आया था ज्यो बैप्टिस्ट तेवर्नियर, तेवर्नियर आया था फ्रांस से, ठीक है। फिर बर्नियर भी आया, बर्नियर भी फ्रांस से, याद है ना, तेवर्नियर बर्नियर फ्रांस से आए थे दोनों। तो बर्नियर तेवर्नियर बोलने में देखो एक जैसा फील साउंड आ रहा है ना, तो फ्रांस फ्रांस से, पीटर मुंडी इंग्लैंड से, महमूद बल्कि बल्क से। तो ऐसे याद कर लेना। मानसरे थे स्पेन से, रईस आए थे तुर्की से, तुर्की के रईस थे। बरबोसा आए थे पुर्तगाल से। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एक आधी नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और जो हाईलाइट कर रखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये हमने देखा, इसमें काल रेखा वगैरह देखी, ये मैप ऐप देखा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया क्या, ये क्वेश्चन आंसर वगैरह देखे, ठीक है। तो इसी तरह हमें देखते रहना है। क्वेश्चनों को देखने के बाद आप देखते हैं वो पैसेज जो हमारी पिछली क्लास में छूट गए थे, थोड़ा उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। राजकीय कारखाने के बारे में कौन जिक्र करता है, देख लेते हैं। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। राजकीय कारखाने मतलब होता है जो राजा के पैसे से जो चलते हैं कारखाने, जो राज्य के कारखाने हैं। जैसे कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं, ये बर्नियर लिख रहा है। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं। कसीदाकार माने जो किसी वस्तु के ऊपर कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं, जो नई नई कसीदाकारी वगैरह करते हैं, उस तरह से। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, वो बता रहा सुनार बैठे हैं, कई कसीदाकारी बैठे हैं। तीसरे में चित्रकार देखते हैं। चौथे में प्रलक्षा रस कर रोगन रखने लगाने वाले, रोगन वगैरह लगाने वाले। पांचवें में बड़ई बैठे हैं, खरीदी दर्जी तथा जूते बनाने वाले बैठे हैं। और छठे में रेशम जरी तथा महीम मलमल का काम करने वाले बैठे। तो बता रहा है कि हर कक्ष में कौन कौन बैठा है, ठीक है। तो ये देख लिया। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं, बता रहा शिल्पकारों के बारे में। और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं सब। और इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। और कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने को इच्छुक नहीं है जिनमें वे पैदा होते हैं, हुआ करते हैं। तो कहने का मतलब बता रहा शिल्पकार वगैरह अपना काम कर रहे हैं, सबके कक्ष बने हुए हैं, बढ़ई का अलग है, सोनार का अलग है, ठीक है, कसीदाकारियों का अलग है, रोगन लगाने वालों का अलग है। फिर अंत में कह रहा है कि शिल्पकारों के जीवन को उन्नत करने के लिए राज्य कोई कदम नहीं उठा रहा है। कहने का मतलब वो बताता है कि जो मुगल काल है, जो मुगल जो राजा है, वो शिल्पकारों की जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारने में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है बर्नियर। तो राजकीय कारखानों में बता रहा है कैसे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, बुरी हालत में। तो देख लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो लास्ट पैसेज है वो देखते हैं। सती बालिका के बारे में कुछ बताता है, देख लेते हैं। सती प्रथा वगैरह चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो बर्नियर ने इसका उदाहरण दिया है। और याद रखना बर्नियर का जो वृत्तांत है, जो बर्नियर ने जो ज्यादा बातें कही है भारत के बारे में, अधिकांश तो उसकी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति माने ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताइए, लेकिन सती प्रथा वगैरह बालिका के बारे में जो बता रहा है वो बात सही है उसकी एकदम, क्योंकि उसमें सती प्रथा वगैरह चल रही थी। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है, ये बात उसकी सही है। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। मार्मिक विवरण है, इमोशनल विवरण है, बताता है वो। रीड करता हूं जैसे पेपर में, ये आपके उसमें आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है ये पैसेज के रूप में, ध्यान रखना अच्छे से। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जैसी जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसमें उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। इसलिए लड़की को लकड़ियों पर बिठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि भाग ना जाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावना को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो कहने का मतलब है अपना सजीव उदाहरण दे रहा है जीता जागता कि एक 14 साल की लड़की को कैसे जलाया जा रहा है, ठीक है। सती प्रथा उस समय चल रही थी, सती बालिका के नाम पर उसे जलाया जा रहा है। सती प्रथा आप जानते होंगे, तो वही। तो बर्नियर के वृत्तांत में ये देखने को मिलता है कि उनकी शादी वगैरह कराने के बाद फिर उसको जलाया जा रहा है जब उसकी डेथ हो गई पति की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बर्नियर का वृत्तांत है जो कि बिल्कुल सच साबित होता है उस समय में। बर्नियर की अधिकांश बातें अतिशयोक्तिपूर्ण है, मैंने बार बार बोली ये बात को। जो किसान की बात करता है, जो भारतीय कृषि की बात करता है, शिल्पकारों की दयनीय स्थिति बताता है वो भारत में, ठीक है, और भी चीजों में, और मुगल काल को बिल्कुल निरंकुश मानता है वो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है पढ़ा चढ़ाकर उसने बताई है। थोड़ी बात होती है तो ज्यादा बता देता है वो, ठीक है। लेकिन जो सती बालिका का जो जिक्र कर रहा है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो बिल्कुल, क्योंकि उस समय सती प्रथा चल रही थी, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये इसका पूरा पैसेज है। और अंत में ये नीला डब्बा है, देख लेते हैं इसमें क्या है। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन का एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों में हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वृत्तांतों से, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं जिन्हें इन्हें वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। कहने का मतलब इसे बताया जा रहा है कि समाज के कुछ ना कुछ आयाम तो अनछुए रह ही जाएंगे भाई। यात्री तो है वो, इंसानी तो है, सब चीजें तो कवर कर नहीं लेगा वो, तो कुछ ना कुछ तो अनछुई रह ही जाती है। देख लेते क्या है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों
और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है। महिलाओं के अनुभव वगैरह पता नहीं है। जिन्होंने समुद्रों पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्रा की, उन्होंने क्या देखा और सुना। महिलाओं के बारे में बता रहा है कि उन्होंने भी यात्रा करी, उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जितने भी मैंने यात्री बताए आपको, समरकंदी हो, पीटर मुंडी हो, तेवर्नियर बर्नियर, ठीक है, अल्ब्रूनी, इब्न बतूता, वर्नियर, सारे कौन है? पुरुष हैं। तो कह रहा महिलाओं ने भी तो यात्रा की, उनकी तो पता नहीं रहा कुछ भी। सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो अनछुए रह जाते हैं, सारे प्रश्नों के हल नहीं मिलते हमें, और जिसके हल समय समय पर इतिहासकार ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है इतिहासकारों का। ठीक है, तो ये है, ये हमने देखा, और एक काल रेखा तो मैंने आपको दिखाई दी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, नहीं लगा तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना। पॉजिटिव फीडबैक देना, चाहे नेगेटिव देना, कुछ भी देना, पर देना जरूर। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, रीड करते रहो। पैसेज तक मैंने आपको रीड कराए हैं, इतना नहीं कोई कराता है। मैं इसमें प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार ये सच्चाई है। और इसमें कुछ रीड कराने को है भी तो नहीं, क्या रीड कराए कोई भी, उसकी भी कोई गलती नहीं जो रीड नहीं करा रहा। तो इसे आप रीड करना, मैंने आपको एक एक लाइन क्रमश बताई है, समझाई है, इसको आप रीड करना। और जो वीडियो है इसको शेयर करना ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके। ये जो पैसेज वगैरह हैं एग्जाम में आते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन फ्री के नंबर वही ले सकता है अच्छे से, पूरे में से पूरे, जो इनको पहले से ही रीड करके जाएगा। ठीक है, पहले से आप रीड कर लेंगे ना अगर किसी चीज़ को, अगर वो चीज़ दोबारा आ गई आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये मैंने रीड कर रखी है ऑलरेडी, इसे तो मैं आराम से कर लूंगा, और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है चीज़। ठीक है, तो इसलिए, और वहां पे पैसेज पढ़ने में आपको पूरा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको पता है क्या बातें हो रही हैं इसमें, तो सीधा आप उत्तर वगैरह भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, रीड करते रहिए, और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।